गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी के लिए आज का जो वीडियो है लेंस मेकर्स फार्मूला। मुझे लगता है कि ऑप्टिक्स में हम लोग जितना पढ़ते हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लेंस मेकर्स फार्मूला जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो लेंस बनाते हैं उनका सूत्र। और लेंस कहाँ कहाँ बनती है, मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं। इसमें भी लेंस की ही उपयोगिता है। कैमरे में लेंस लगते हैं, कई बार जो सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, इनके भी उपयोग करते हैं, या जो भी लोग लैब में है वो उपयोग करते हैं, पैथोलॉजी में उपयोग करते हैं, वहां भी लेंस का उपयोग करते हैं। चश्मे में लेंस का उपयोग करते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि लेंस बहुत ही महत्वपूर्ण युक्ति है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, प्रकाशिक यंत्र है। तो उसे बनाया कैसे जाए, यानी अपनी उपयोगिता के आधार पर, यानी हमारे लिए जो सुटेबल है वो लेंस हम कैसे बनाएं, आज के वीडियो में हम लोग ये पढ़ें। अब जब तक मैं पढ़ाऊं आप लोगों को थोड़ी सी भूमिका बना देते हैं। आप सब जानते हैं कि मनुष्य की आदत है, ह्यूमन बीइंग की आदत है कि जो चीजें नहीं दिखती हैं उनको देखने की कोशिश करता है। तो अक्षर छोटे हों तो उनको बड़ा करने की कोशिश। बैक्टीरिया, वायरस, वर्तमान में तो कोरोना वायरस भी चल रहा है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, तो इनको बड़ा करके देखना। और ये सब कैसे ऑब्जेक्ट हैं? आप सबको पता है कि पेंसिल के नोक से भी छोटे हैं। यानी स्टडी की शुरुआत जो होनी चाहिए वो कहां से? हमने कहा पेंसिल के नोक, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट। बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बन रहा, वहां से शुरुआत करते हैं। और लेंस कैसे बनेगा, किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, ये सब हम लोग पढ़ें। हाँ, इसके पहले हम लोगों ने एक बात और पढ़ लिया था, पावर ऑफ लेंस। और वहां आपने देखा था कि दैट्स डिपेंड ऑन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। सो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लेंस। तो ये आपको ध्यान में रहे कि फोकस दूरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है लेंस के लिए, क्योंकि पावर जो लेंस की वो सीधे फोकस दूरी पर डिपेंड करती है। तो हम लेंस मेकर फार्मूले में कुछ ऐसा कर ले जाएं कि हम चाहे जिस फोकस दूरी का लेंस चाहें उस फोकस दूरी का बना लें, तो समझ लीजिए सारी बात खत्म होगी। तो हम आज उसी की स्टडी करेंगे कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पर फोकल लेंथ डिपेंड करती है, और उन फैक्टर्स के हम उपयोग करके भिन्न भिन्न फोकस दूरी के लेंस बनाएंगे जो हमारे लिए सुटेबल है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम एक लेंस लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और ये कॉन्वेक्स लेंस को क्या करते हैं, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। थोड़ा तिरछा हो गया है, सीधा करते हैं। तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब आप जानते हैं कि ये लेंस है और बाई कॉन्वेक्स है, मतलब द्विउत्तल है। तो दो उत्तल में एक तो ये पृष्ठ हो गया और दूसरा पृष्ठ ये हो गया। सपोज इट इज P1, क्योंकि पहला पृष्ठ है ना, तो इसका पोल P1 और ये P2। इसमें क्या है कि ये जो लेंस है, लेंस की परिभाषा से आप समझ ही रहे हैं, दो पृष्ठों से मिलकर के बनेगा। अब हम इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट, मैंने पहले भी कहा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे से चलेगी, ये ठीक परपेंडिकुलर आएगी, और परपेंडिकुलर आने के कारण क्या करेगी, ये आर पार हो जाएगी, मतलब विचलन नहीं होगा,
सीधे चली गई। अब क्या हुआ? अब दूसरा हमने क्या किया कि दूसरी एक लाइट रे इसके एक पृष्ठ पे डाल दी। अब आप सब जानते हैं कि लाइट रे का जो आपतन है ये पहले पृष्ठ पर हुआ। अब पहले से ये जितनी चीजें पढ़ाई गई वो ध्यान में होगा, तो क्या करेंगे आप? ये पहला पृष्ठ है, इसका आर कहीं इधर होगा, यानी सी इधर होगा, वक्रता केंद्र जिसे कहते हैं। वहां से इस पर क्या करना है? परपेंडिकुलर डालना है, तो वो नॉर्मल बनेगी। नॉर्मल होने के बाद क्या है? ये एयर है, और इधर क्या है? ग्लास है। तो रेयर के रेस्पेक्ट में डेंसर मीडियम में जाने पर क्या करेगी? नॉर्मल की ओर झुकेगी। अब झुक गई। अब मैं ये मान लेता हूं कि सपोज दिस सरफेस इज अपसेंट, इधर वाला, दूसरा वाला। तो क्या करेंगे कि जब झुक गई तो लाइट रे सीधे ऐसे चल दी, और ये जब चल दिया तो कहां जाकर के मिलता? ये सीधे चली जाती है ऐसे। परंतु आप सब जानते हैं कि ये पृष्ठ अपसेंट नहीं है, यहां पर है। तो क्या होता? लाइट रे ऐसे रिफ्रैक्ट होती। फिर जब ये सेकेंड सरफेस मिल गया, दूसरा पृष्ठ, तो इसका सी कहीं इधर होगा, तो आर बनाते, नॉर्मल बनाते। नॉर्मल बनाते तो क्या होता? अभिलंब से दूर हटती, नॉर्मल से दूर हटती, तो क्या होता? तो इसका कहीं इमेज जाकर के बन जाता। ये इमेज था, यानी जो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इससे जो दो लाइट रे चली वो जाकर के फाइनली यहां मिली, इसलिए इसको हम कह देते हैं आई, और इस पॉइंट को आई डैश। और ये क्या है? ये है स्मॉल टी, दैट इज द ब्राइटनेस ऑफ लेंस, यानी लेंस की जो मोटाई है, थिकनेस जो है, लेंस की जो थिकनेस है वो हमने ले ली स्मॉल टी। अब क्या करेंगे? हमने दो पोल से देखिए डॉट 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 लाइन गिराई है। क्यों गिराई? क्योंकि आप सब जानते हैं कि गोलीय पृष्ठ में डिस्टेंस मेजरमेंट कहां से होता है? पोल से होता है। ये क्या है? इट इज ऑब्जेक्ट को यहां से एक ले लेंगे, और पहले पोल से जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी डिस्टेंस है u, और पहले पोल से जो आपका आई डैश बना था इसको हमने मान लिया v। v डैश ले लेते हैं इसको, v डैश। और अब दूसरे पोल से देखेंगे तो दूसरे पोल से ये क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा v डैश माइनस स्मॉल टी, और ये वाली जो डिस्टेंस है जहां पर फाइनल इमेज बन रही है ये हो जाएगा आपका v। ये चार दूरियां हो गई। मुझे लग रहा है अब तो क्लियर है। अब एक बार फिर समझ लें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। आप क्या कंसीडर करोगे? कंसीडर करोगे एक लेंस कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, एक द्वितल लेंस का कंसीडर करोगे, और उनके वक्र पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो है R1, R2। फिर क्या करोगे? ये लेंस की जो थिकनेस है वो स्मॉल टी है, लेंस स्मॉल टी मोटाई का मोटा है। फिर क्या है? लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? स्मॉल n है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल n है। फिर क्या है? लेंस एक ऐसे मीडियम में रखा है जो होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट है, माने लेंस रखा है तो लेंस के इधर भी और इधर भी वही माध्यम, सेम माध्यम है। ऐसा नहीं हो सकता कि लेंस यहां रखा है, इधर मान लो हवा है, इधर पानी, ऐसा नहीं। लेंस के दोनों तरफ मीडियम समान, तो दोनों तरफ मीडियम समान है, मतलब इधर भी समान। तो ये जो, इसको थोड़ी देर के लिए मैं एयर ही मान लेता हूं, एयर।
वैसे ये दोनों तरफ माध्यम समान है, इतनी सी बात समझो, कुछ भी हो सकता है, इधर लिक्विड हो सकता है, लेकिन बस दोनों तरफ मीडियम समान। अब क्या करना है, अब मुझे लेंस मेकर्स फार्मूला निकालने की तरफ चलना था। तो हमने क्या कहा, हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, कहां, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर, और इससे दो लाइट रे चलती हैं, एक ऐसे जाकर के लेंस के पहले पृष्ठ पर गिरती है और गिरने के बाद फिर रिफ्रैक्ट होती है, और यदि सेकेंड सरफेस ना हुआ होता तो ये आई डैश पर पहुंच जाती, यानी आई डैश पर इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता। अब जैसे बन जाता वैसे आपको फार्मूला याद है, n बाई वी माइनस 1 बाई क्यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। तो ये r है ना, पहला पृष्ठ है, तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को क्या ले लेंगे, r1। फिर क्या हुआ, u तो ठीक है, क्योंकि पहले पृष्ठ से ये u दूरी पर है, लेकिन यहां से जो इमेज बन रही थी वो कहां बन रही थी, b डैश पर, इसलिए ये b डैश है। n by b डैश माइनस 1 by u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1। इट इज इक्वेशन 1। यानी पहले पृष्ठ से इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज i डैश पर बनता। अब सेकेंड सरफेस के लिए क्या हुआ, सेकेंड सरफेस के लिए देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां है। तो ऑब्जेक्ट दो सिचुएशन में है। आपको एक बार मैं फिर याद दिलाऊं कि जब आप ये वाला पढ़ रहे थे ना, कॉन्केव लेंस, उसमें क्या होता था, उसमें इनफाइनाइट से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आती थी तो क्या होता था, वो ऐसे चली, और फिर हम इसको डाट 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 ऐसे कर लेते थे और कहते थे कि ये वस्तु कहां पर है, अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो भी अनंत पर बनेगा, क्योंकि पैरेलल हो गई। तो हमने कहा नहीं, हम वस्तु को, ये लाइट रे ऐसे स्लैंट आपतित हो रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी वहां पर हम ऑब्जेक्ट की सिचुएशन को मान लेंगे कि यहां वस्तु रखी है, और वही काम यहां करेंगे। अब सेकेंड सरफेस को जब हम कंसीडर करेंगे सर, तो मान लीजिए ये सरफेस नहीं है, तो अब ये बीच में जो लाइट रे थोड़ी सी दिख रही, सिर्फ इसको कंसीडर करो। यदि इसको इधर बढ़ाओगे सेकेंड सरफेस के लिए तो कहां चली जाएगी, ऐसे पीछे बढ़ाओ इसको जरा, थोड़ी देर के लिए अभी बिगाड़ दे रहे, इस लाइट को रे को जरा पीछे बढ़ाते तो कहां चली जाती, अनंत से कहीं आ रही इस लाइन। तो हमने कहा या तो हम ऑब्जेक्ट को अनंत पर मान लें, और या क्या करें, जहां पर ये मिल रही है उसको ऑब्जेक्ट मान लें। उसको क्या मान लें, ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड सरफेस के लिए क्या हुआ कि ये आई डैश पर जो इमेज बनी थी वो एक प्रकार से वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है, और फिर इसका फाइनल इमेज आई पर बना। तो यानी Q कहां है, अभी U ये हो, और V कहां है, ये। यानी इस सेकेंड सरफेस के लिए वस्तु की स्थिति ये है और प्रतिबिंब की स्थिति I। तो क्या करेंगे सेकेंड सरफेस के लिए, सेकेंड सरफेस। अच्छा, एक मजे की बात और देखनी है, अभी तक क्या था कि हवा से कांच में लाइट रे आई थी, आप देख रहे हैं, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगानी, हवा एयर फिर ग्लास में आई। अब क्या हो रहा है, ग्लास में ये छोटी वाली लाइट को देखो जरा, ये ग्लास में है और जा कहां रही है, एयर। तो अभी तक तो एयर के सापेक्ष आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ले रहे थे, लेकिन अब उलट गया थोड़ा मामला, ग्लास के सापेक्ष एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एयर के सापेक्ष ग्लास का n है, तो ग्लास के सापेक्ष एयर का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे में आपने पढ़ा। तो अब क्या हो जाएगा, n बाई बी डैश मतलब 1 अपॉन n, और बाई v, तो v इसका v ही है, क्योंकि P2 से डिस्टेंस क्या, v, माइनस 1 बाई u माने क्या हुआ, v डैश माइनस t। भाई q कहां है, v डैश माइनस t पर, इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r, माने 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन r। सेकेंड सरफेस के लिए ये r2 है, सेकेंड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, r2। अब देखेंगे सर, आगे बात करते हैं। अब हमने कहा
फॉर थिन लेंस, थिन लेंस मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमने ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स पढ़ाते समय ही कहा है कि, और जब लेंस पर पहुंचे थे तब मैंने बता दिया था कि हम लोग यहाँ इंटरमीडिएट स्तर पर इस स्टेटस पर थिन लेंस ही पढ़ते हैं, नहीं तो फिर कार्डिनल पॉइंट्स का लफड़ा आ जाता है। अब क्या होगा, थिन लेंस के लिए T इज नेग्लेजिबल, तो जब ये नेग्लेजिबल हो गई, नगण्य हो गई, तो क्या हो जाएगा, जब T नगण्य है तो B डैश माइनस T इज नियरली इक्वल टू V डैश, नियरली इक्वल टू V डैश। सो 1 अपान एम वी, एम नीचे जाए, माइनस 1 अपान V डैश इज इक्वल टू 1 माइनस एम अपान एन आर। ओके, फिर क्या हुआ, n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस एन अपान। ओके, अब देखेंगे, अच्छा यहां n हो जाएगा क्योंकि n से मल्टीप्लाई किया। अब एक काम और करते हैं, हमने यहां पर माइनस कॉमन करके इसको n माइनस 1 कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 बाई बी माइनस एन अपान बी डैश इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान माइनस आर। ये इक्वेशन नंबर 2, ये मैंने यहां से कर लिया, माइनस कॉमन करेंगे फिर नीचे ले आए। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको ऐड कर दो, ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 1 और 2 जैसे ही ऐड करोगे वहां पर क्या हो जाएगा, n अपान बी डैश कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 1 बाई बी माइनस 1 बाई क्यू इज इक्वल टू n माइनस 1, और वहां क्या था, n माइनस 1 अपान r1 था ना, और यहां n माइनस 1 अपान माइनस r, तो वह n माइनस 1 कॉमन कर लिया, ये हो जाएगा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r। इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम कहां पहुंच गए, हमने कहा कि हम V U R1 R2 में कुछ रिलेशनशिप लेकर के आए हैं N1 N2 M में, लेकिन हम F निकालना चाहते थे ना, पावर ऑफ लेंस जो है वो केवल F पर डिपेंड करती है, इसलिए ये चीजें जो आई ये तब तक अच्छी नहीं मानी जाएंगी जब तक उपयोगी नहीं होंगी, जब तक F नहीं आता। अब क्या करेंगे, अब आप जानते हो कि प्रत्येक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत के लिए एविडेंस बनता है, साक्ष्य बनता है, तो इसके पहले आपने क्या पढ़ा कि यदि ये कॉन्वेक्स लेंस है और इनफाइनाइट से कोई रे इंसिडेंस आपतित हो गई, फॉल्स हो गई, गिर रही, तो वो कहां गिरे मिलेगी, फोकस पर। तो इट मींस ये हुआ कि यदि U इनफाइनाइट पर होगा तो V कहां होगा, फोकस पर होगा। इसको करके दिखाया भी गया था, ऐसी कोई कॉन्वेक्स लेंस है, यहां से कोई लाइट रे आ रही तो कहां जाएगी, फोकस। इट मींस क्या हुआ कि ये U कहां है, अनंत पर, तो V कहां पहुंच गया, जब C से मेजर करोगे तो V आपका आ जाएगा यहां पर। इसी चीज को वहां लिखेंगे कि यदि U इनफाइनाइट तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बन जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब ऐसा यदि हुआ तो हम इसको आगे करते हैं। तो V बराबर F हो जाएगा, तो समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 से 1 अपान F माइनस 1 अपान इनफाइनाइट इज इक्वल टू n माइनस 1 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, यानी 1 अपान F इज इक्वल टू n माइनस 1
1/r1 माइनस 1 अपान। अब जो अब आया है इसको ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 4। अब अपना सारा दिमाग कहां लेकर के आना है, इस फार्मूले में। ये फार्मूले में क्या है, 1/f, और 1/f आने का मतलब क्या हुआ, कैपिटल P मींस क्या हुआ, पावर ऑफ लेंस। तो आप सीधे क्या पा गए, पावर ऑफ लेंस के लिए ही पढ़ाई की जा रही है, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हो रहे हैं सब में लेंस की पावर कितनी होनी चाहिए पता लगता है, आवश्यक होता है जानना। तो पावर ऑफ लेंस के लिए सीधे फार्मूला आया क्या है, n-1 1/r1 माइनस 1/r2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो इसके गोलीय पृष्ठ हैं, जो गोलीय पृष्ठ हैं या जो भी वक्र पृष्ठ कह लीजिए गोलीय छोड़ करके, तो गोलीय पृष्ठ के वक्रता त्रिज्याएं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दो चीजें लेंस की फोकल लेंथ को परिवर्तित कर सकती हैं, लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित कर सकती हैं। अब ये चीजें तुम्हें बीइंग एज ए साइंटिस्ट सोचे हैं कि विज्ञान क्या है, हमने कहा तर्क करना है ना, तो आप वैज्ञानिक होते तो सोचते कि हाँ ये सिद्धांत आ गया है, अब इसका प्रैक्टिकल करना। तो प्रैक्टिकल में क्या करते, दो चीजें तुम्हारे पास हैं, n पर डिपेंड करेगा, r1 r2 पर डिपेंड करेगा। तो साहब n तो तुम्हारे लिए बहुत असीमित नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा ज्यादा फ्लिंट कांच का लोगे, क्राउन का लोगे, हम कहें चलो उनका मिक्सचर भी कर सकते हो या कोई अन्य पदार्थ ले सकते हो, फिर भी n में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, क्योंकि उसको क्रिस्टल क्लीन भी होना चाहिए। तो ये n में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, पहले फिलहाल बिल्कुल नहीं थी, अब तो फाइबर भी आ गए हैं, ट्रांसपेरेंट फाइबर, इसके लिए वैरायटी बढ़ी है। तो पहले के केस में जब शुरू में लेंस बनने शुरू हुए थे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि ये तो तय था कि भाई इसी कांच का बनना है। R1 R2 को बार बार बदल करके ये बदले जाते थे, या R1 R2 को चेंज करते हुए भिन्न भिन्न फोकस दूरी के लेंस बनाए जाते थे, और इसी कारण इनको लेंस मेकर्स फार्मूला कहा गया। यह कितना है ये तय करने के लिए n पहले से तय होता था, तो यहां ज्ञात राशि f का मान रखते थे, और n ये भी ज्ञात है, तो जो n और f ये गिवन हो जाएगा, तो R1 R2 में से यदि हम बाई कॉन्वेक्स बनाना चाहते या बाई कॉन्केव बनाना चाहते तो R1 R2 के मान फिर निकल आते थे। और ऐसी सिचुएशन में जो सांचे बनाए जाते थे कांच के, उन सांचों में R1 R2 तय करके और जिस भी फोकस दूरी का लेंस चाहिए था वो बन जाता, इसलिए इसको लेंस मेकर्स फार्मूला कहा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन आल्सो, और आपके लिए भी एक बहुत अच्छा है कि सच में सिद्धांत के द्वारा प्रयोगात्मक चीजों को कैसे पाया जाता है। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। अब इक्वेशन 3 और 4 को जरा देखें। तो इक्वेशन 3 और 4 को जब आप देख रहे हैं तो आपको मिल क्या रहा है, इधर जो है वो इधर भी, तो 3 और 4 में कुछ चीजें मिल रही हैं, फ्रॉम 3 है 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/। अब सर यहां फिर समझना है, क्या समझना है वो जरा देखें। 1/f यहां भी, 1/f यहां भी, यानी यह किस पर डिपेंड करता, तो हमने कहा n पर डिपेंड करेगा, R1 R2 पर डिपेंड करेगा। तो बात निकल करके आती है यहां तो डिपेंड करता है u और v पर। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको यही क्लियर करना है। इस फार्मूले को लेंस सूत्र कहते हैं, लेंस सूत्र। जैसे दर्पण के लिए सूत्र आया था ना 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ऐसे ये लेंस के लिए आया, लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला। यहां जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि f कभी भी निर्भर नहीं करता u और v पर, f फिक्स होता है, प्रत्येक u के लिए v अलग होता है। यह कभी भी u और v पर निर्भर नहीं करता,
एफ फिक्स रहता है, नियत रहता है, स्थिर रहता है, प्रत्येक यू के लिए बी की वैल्यू बदल जाएगा। तो ये समझ लीजिए लेंस फार्मूला, इसका भी उपयोग हम करेंगे। अब बात निकल करके आती है कि इम्तिहान में आ जाए कि किन किन चीजों पर डिपेंड करती है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, किस पर डिपेंड करती है। तो जरा देखें, सबसे पहले तो हम कह देंगे कि ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड है। नंबर 1 पर अपवर्तनांक, सबसे पहले किस पर डिपेंड करती है? अपवर्तनांक पर लेंस की फोकस दूरी डिपेंड करती है। कैसे? हमने कहा यदि ये ज्यादा होगा तो एफ क्या होगा? कम होगा। रेसिप्रोकल का मामला है। यदि R1 R2 देखो कांच के लिए मान लीजिए सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लें भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होंगे, लेकिन ये अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? 1/f proportional to n minus 1, यानी f proportional to 1/n minus 1। n ज्यादा तो f कम, n ज्यादा तो f कम। फिर कह रहा हूं n ज्यादा तो f कम, यानी जिस पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसके लिए फोकस दूरी कम होगी। सेम कर्वेचर के लिए, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसकी फोकस दूरी कम होगी। अब आप समझ लीजिए कि फ्लिंट कांच का एफ फ्लिंट और क्राउन, तो फ्लिंट का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और क्राउन का कम होता है, तो कर्वेचर सेम रखने पर फोकल लेंथ घट जाएगी फ्लिंट कांच की और क्राउन कांच की अपेक्षाकृत ज्यादा रहेगी। जबकि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रखेंगे तब की बात है। तो पहला तो हो गया कि अपवर्तनांक पर निर्भर करता है और अपवर्तनांक पर यह हो गया। अब सेकंड क्या होगा? सेकंड यहीं पर फिर लिखते हैं। हमने कहा अपवर्तनांक के लिए फार्मूला लिखा था n बराबर a प्लस b बाई लैम्डा। तो ये काफी फार्मूला आया था। अपवर्तनांक किस पर डिपेंड करता है? तो हमने कहा ये तो रंगों पर डिपेंड करता है। तो n लैम्डा के रेसिप्रोकल होता है, यानी लैम्डा जिसका ज्यादा उसका n कम। लैम्डा किसका सबसे ज्यादा होता है? रेड कलर का, तो उसके लिए n सबसे कम, यानी nr इज लेस देन nb। nr इज लेस देन nb। nr कम है, nb ज्यादा है। अब जिसका ये ज्यादा होगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी। तो यानी fb इज लेस देन fr। ये जरा समझते हैं, यानी भिन्न भिन्न रंगों के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी भिन्न भिन्न होती है। और यहां जैसे ये बात कही गई वैसे आपके दिमाग में जो भी समझदार लड़का होगा या जिसको ऑप्टिक्स मन लगा करके पढ़ना है उसके दिमाग में अपने आप एक क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। कहां से क्वेश्चन अराइज होगा? क्वेश्चन यहां से अराइज होगा कि साहब फोकस दूरी की परिभाषा आपने क्या बताई कि अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? लेंस का फोकस। ये फोकस। अब बता रहे हैं कि फोकस दूरी भी डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होगी। तो सपोज ये व्हाइट लाइट से प्रकाशित है, श्वेत प्रकाश है, ये श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश में तो 7 रंग होते हैं और ये भी प्रिज्म एक्शन की टाइप का है। तो क्या यहां फोकस दूरी अलग अलग होगी? तो इसके बात निकल करके आती है डेफिनेटली अलग अलग होगी। देखो FB कम है, FR ज्यादा है, यानी यहां से एक लाइट के थोड़ी दूर पे, तो ये हो गया तुम्हारा FR और ये तुम्हारा क्या होगा? FB। अब यहां जो ये किरणें काट दे रही हैं ये, इसके नाते 2 प्रकार के दोष लेंस से बने प्रतिबिंबों में आते हैं। अब ये इतना बड़ा नहीं बनता है जितना बड़ा आपको बनाने के लिए जूम किया गया है। फिर भी डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट फोकल लेंथ होने का मतलब यह हुआ कि जो इमेज है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होती तो थोड़ा सा
थोड़ी थोड़ी दूरी पर तो जरूर रहता है, यानी कोई सर्कुलर पैच के रूप में बन जाता है। यानी जो ठीक पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट बनना था वो पॉइंट न बन करके क्या करता, थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस के अनुदिश ऐसे फैला हो। और ये जो लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बनते हैं, इनमें जो दोष आता है इसको विपथन कहते हैं या एबर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एबर्शन या विपथन कहते हैं। लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब दोषयुक्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विपथन कहते या एबर्शन कहते। और ये कई प्रकार का होता है, तो इसमें एक तो कलर का हो गया, रंग के कारण, तो वर्ण विपथन कहते, क्रोमेटिक एबर्शन। और दूसरा इसमें होता है ये जो रेज हैं ये पैराक्सियल और मार्जिनल होती हैं, उनके नाते एक और इसमें दोष होता है जिसको हम स्फेरिकल एबर्शन कहते हैं। इन दिनों ये अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप जानो कि लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब दोष रहित नहीं होता है। और वो मैंने दिखाया क्यों, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ भिन्न भिन्न रंग के लिए भिन्न भिन्न होती है। तो यानी लेंस मेकर फार्मूले से हम लोग ये पता लगा रहे हैं कि लेंस की फोकस दूरी उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करती और रंगों पर भी निर्भर करती। और अगला आप क्या बताएंगे? अगला बताएंगे दो चीजें हो गई, और तीसरा किस पर डिपेंड करता? तीसरा आपको साफ साफ दिख रहा है कि लेंस की जो फोकस दूरी है वो उसके वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। तो तीसरा इसमें आ जाएगा वक्रता त्रिज्याओं। वक्रता त्रिज्याओं पर डिपेंड करती है। R1 R2 कैसे हैं उस पर फोकस दूरी लेंस की बदल जाएगी। अब ये आपके तीन चीजें हो गई जिस पर लेंस की फोकल लेंथ निर्भर करती। अब थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं और ये करते हैं कि इसके अलावा भी लेंस की फोकस दूरी किसी चीज पर डिपेंड करेगी। तो हमने कहा उसके लिए तो सबसे पहले ही हम लोगों ने बात करी थी कि लेंस कहाँ रखा है। हमने कहा एयर में रखा, हवा में रखा है। इधर और इधर दोनों तरफ हवा है, यानी यदि इस लेंस को उठा करके कोई ऐसे माध्यम में रखोगे जो हवा नहीं है, यानी लेंस के दोनों तरफ जो मीडियम है यदि वो चेंज है, तो लेंस की फोकस दूरी बदल जाएगी। लेंस की फोकस दूरी बदल जाएगी। तो हम उन चीजों को थोड़ा सा यहां पढ़ते हैं। अब हमने यहां पर ये ले लिया कि जो फार्मूला आया था 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r, ये फार्मूला है। अब मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो n है यानी लेंस जो बना हुआ है, ये लेंस, इसको क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। और इधर जो है इसको क्या कहेंगे? मीडियम कहेंगे, माध्यम है इधर इधर। तो हमने कहा कि माध्यम की हम ले लेते हैं mm और लेंस का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं nl। ओके, तो ये किसके रेस्पेक्ट में हुआ? anm और anl, माने एयर के सापेक्ष लेंस का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और एयर के सापेक्ष मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। ओके, अब आगे बात करते हैं। मतलब ये समझ लेते हैं, जानो एयर नहीं है, कोई दूसरा मीडियम आ गया। यहां क्या है? एयर खत्म हो गई, अब कोई मीडियम आ गया। तो एयर के सापेक्ष मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, एयर के सापेक्ष लेंस का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। अब क्या करेंगे? ये लेंस में फोकल लेंथ पहले थी तो a 1/fa, और ये क्या था? anl था लेंस का एयर के सापेक्ष, -1 1/r1 माइनस 1/r। ये थोड़ा देख लेंगे। अब क्या करेंगे? हम कह रहे हैं कि हम लेंस को उठा के किसी मीडियम में रख दिए। वो मीडियम पानी भी हो सकता है, पानी इधर, दोनों तरफ वाटर है। तो हम उसके फोकल लेंथ को अब डिपेंड करते हैं, लिख लेते हैं कि पानी में रखने पर या किसी माध्यम, लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी माध्यम में रखने पर।
तो हमने कहा माध्यम में रखेंगे तो फोकल लेंथ बदल जाएगी, तो क्या हो जाएगी, हमने कहा एफ मीडियम माध्यम में रखा गया, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, एफ एम होगी। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, वो लेंस का मीडियम के सापेक्ष, मतलब एम एन एल, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके सापेक्ष, मीडियम के सापेक्ष, -1 और 1/r1 -1/r, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब MNL आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ANL अपान ANM, ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे, सब जानते हैं ना, 1 and 2 लिखते थे क्या करते थे, N2 अपान N1 करते थे, क्या करते थे, MNL है ANL अपान ANM, L क्या है यहाँ, लेंस है, लेंस से L लिया हमने, लेंस का L और मीडियम का M। अब क्या करेंगे, जहां MNL लिखा है वहां लिख दो, ये क्या हो जाएगा, 1/FM इज इक्वल टू, MNL की जगह पर लिख देंगे हम ANL अपान ANM, और क्या करेंगे, -1 और 1/r1 -1/r2। आपके दिमाग में बात आ सकती है कि ये जब आपने एयर में रखा था तो ये था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये था, जब आपने मीडियम में रख दिया तो ये हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया, इस पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा भाई लेंस जनरली कांच का बनता है, और पानी में रखोगे या किसी अन्य लिक्विड में रखोगे तो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए R1 R2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हमने सेफ रखा है। अब क्या करेंगे, अब दो इक्वेशन देखो तुम्हारे पास बने, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, इनसे थोड़ा सा हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे सर, इसको डिवाइड करते हैं, इसको इक्वेशन एक बना दें थोड़ी देर के लिए, इसको क्या बना दें, 2 बना दें, तो इसको डिवाइड कर लें, 1/2 1/2 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/FA अपान 1/FM इज इक्वल टू ANL -1 अपान ANL अपान ANM, 1/R1 यहां भी है, -R2 यहां भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और एक बार सेट कर ले, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा FM अपान FA इज इक्वल टू ANL -1 अपान ANL बटा ANM -1। ये एक इक्वेशन आया बहुत महत्वपूर्ण, इसको इक्वेशन मतलब 3 बार, इसी की एनालिसिस करते हैं और थोड़ी बात करते हैं। अब इसमें कई केस हो सकते हैं। पहले तो ये है कि ANL जो है ये ग्रेटर देन हो ANM, ये केस 1। माने एक बार फिर समझ लें कि जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम जिसमें लेंस को रख दिया गया है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, जैसे कांच के लेंस को पानी में रख, ओके। तो ऐसी सिचुएशन में ये ANL ANM से ज्यादा होगा, तो आप जानते हो ये ज्यादा में कम का भाग करेंगे, 1 से ज्यादा आएगा, और ANL का मान तो डेफिनेटली 1 से ज्यादा है। तो जब ये ज्यादा है तो ज्यादा में से कम घटेगा तो ऊपर पॉजिटिव, और यहां ANL बटा ANM 1 से ज्यादा है तो ज्यादा में से 1 घटेगा तो पॉजिटिव। तो बात क्या निकल करके आई कि FM अपान FA का जो मान है वो पॉजिटिव हो गया, माने ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव। लेकिन समझना ये है, वो समझिए
भाई ANL मान लीजिए 10 थोड़ी देर के लिए, और 10 ऋण 1 लिखा है। अब ANL बटा ANM, हमने कहा ANL ANM से ज्यादा है, तो हमने कहा ANL तो पहले से 10 था, और ANM से ज्यादा है, मान लो ये 5 है, तो इसमें से जब 1 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो 2 में से 1 तो क्या आया 1, ऊपर 10 में से 1 तो क्या आया 9। माने कुल मिला करके जो ये वैल्यू आएगी ये ग्रेटर देन क्या आएगी 1, यानी इसका मान ANL माइनस 1 इज ग्रेटर देन ANL बटा ANM माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, FM अपॉन FA इज ग्रेटर देन 1, सो FM इज ग्रेटर देन FA। यानी यदि ऐसे मीडियम में किसी लेंस को रख दिया जाए जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से कम है, तो लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। यानी कांच के लेंस को पानी में रख दोगे तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, पहले 12 सेंटीमीटर थी तो 14 हो जाएगी। ओके, आगे देखो सेकेंड केस। इसमें क्या होगा, या ऐसे समझ लीजिए इसको, चाहे बना करके भी मैं बता दूं आप लोगों को कि मान लीजिए ये लेंस ऐसे था तुम्हारा, और पैरेलल आने वाली रेज ये जाकर के यहां मिल जाती थी, लेकिन जब इसको पानी में भर दोगे तो यही पैरेलल रेज यहां ना मिल करके ये जाकर के थोड़ा आगे मिलेंगी, यानी फोकल लेंथ क्या हुई, थोड़ी बढ़ गई। और पहले क्या थी, थोड़ी कम। कब, पहले हवा था और जब यहां दोनों तरफ पानी भर दोगे तब ऐसा। अब आगे देखो सेकंड केस लेते हैं, वो बहुत अच्छा है। सेकंड केस में हमने कहा कि यदि ANL AM के बराबर हो जाए, ANL इज इक्वल टू ANM, यानी लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो माध्यम के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो जाए। एक केस होता है जैसे कार्बन डाइसल्फाइड होती है ना CH2, इसका 1.62 होता है, और जो फ्लिंट कांच होता है ना, फ्लिंट कांच, इसका भी 1.62 होता है। ऐसे मान लीजिए फ्लिंट कांच के लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में रख दिया, तब क्या होगा, अब ये दोनों बराबर हो गया ना सर, तो ये बराबर बराबर हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, इतना बटा इतना, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। अब 0 से किसी में भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि FM अपॉन FA इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इट मींस क्या हो जाएगा कि FM इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी उस समय जो मीडियम में जब हमने लेंस रख दिया है तो लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगा। और अनंत होने का मतलब क्या हुआ सर, कि वो लेंस नहीं रहेगा, वो फ्लैट हो जाएगा, यानी ये ऐसे लाइट रेज आएंगी तो ऐसे चली जाएंगी, इनको मुड़ना उड़ना कुछ नहीं। बड़ा अजीब लग रहा है ये ना, ऐसे है ना, लाइट रे ऐसे आएंगी तो सीधे ऐसे चली जाएगी, कोई डेविएशन घटित होने वाला नहीं। तो इस सिचुएशन में ये लेंस समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा और लाइट रे को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। 2 केस हो गए। तीसरा केस देखेंगे जरा, तीसरा केस क्या बचा, तीसरा केस ये बचा कि यदि ANM से कम, यानी जो लेंस है उसको किसी ऐसे पदार्थ में रखो जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो लेंस के पदार्थ। अब कार्बन डाइसल्फाइड का है, जैसे क्राउन कांच के लेंस को रख दो, उसका 1.5 के आसपास होता है, तो इसमें क्या हुआ, माध्यम का ही अपवर्तनांक ज्यादा है और पदार्थ लेंस के पदार्थ का कम है। ऐसी सिचुएशन में क्या घटित होगा, ANM ज्यादा है, माने ये नीचे वाला ज्यादा, तो न्यूमरेटर कम डिनोमिनेटर ज्यादा, अंश कम हर ज्यादा। ऐसी सिचुएशन में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस देन 1। और लेस देन 1 आने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए 0.75 आया और इधर ऋण 1 है, तो ये नीचे वाला जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, निगेटिव। क्या आ जाएगा,
नेगेटिव। और ANL का मान तो आप हमेशा जानते हैं, लेंस के पदार्थ बनेगा तो 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सदैव 1 से ज्यादा होता है, किसी भी पदार्थ का 1 से कम नहीं होता। तो ये 1 से ज्यादा होगा तो ज्यादा में से कम घटेगा, तो ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव और नीचे क्या आएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव बटा नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी FM/FA ये जो आएगा वो आ जाएगा नेगेटिव, यानी FM बराबर नेगेटिव ऑफ FA। यानी हवा में जो फोकल लेंथ थी, हवा में जो फोकस दूरी थी, जो प्रकृति थी, उस प्रकृति का उल्टा। फोकस दूरी का मतलब नहीं है, ये प्रकृति का मामला है, नेचर चेंज हो गया। यानी जिस नेचर का लेंस एयर में था वो नेचर अपना बदल लेगा। यानी ऐसे समझो कि मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस हमने क्राउन कांच का लिया और दोनों तरफ कार्बन डाइसल्फाइड है, लाइट रे को हम ऐसे लेकर के आए, तो इसकी प्रकृति होती है, नेचर होता है कि ये डाइवर्ज करे, लेकिन ये क्या करेगा, ये डाइवर्ज नहीं करेगा, कन्वर्ज नहीं करेगा, ये डाइवर्ज कर देगा। इसकी नेचर होती है कन्वर्जिंग, लेकिन ये डाइवर्ज कर देगा। तो लेंस जो उत्तल था उसकी प्रकृति कैसी हो गई, अवतल। ऐसे जल में मान लीजिए पूरा पानी भरा है, कहीं हवा का बबल्स होगा, तो इसका नेचर क्या है, ये कॉन्वेक्स है ना, लेकिन इसका ये कैसे काम करेगा, अवतल लेंस की तरह। तो कार्बन डाइसल्फाइड में क्राउन कांच का लेंस ये उत्तल प्रकृति का है तो अवतल प्रकृति का दिखेगा। जल में एयर का बुलबुला अवतल प्रकृति का काम करे, तो इसकी अपनी प्रकृति बदल गई। तो ये जो चीजें थी इस लेंस मेकर फार्मूले से, इस पर हम लोगों ने चर्चा करी। आज की वीडियो वैसे काफी बड़ी हो गई, छोटी सी चीजें 2 और बच गई थी। जैसे ये लेंस ऐसे है, इसको 2 टुकड़े में काट दो, मतलब ऐसे ऐसे कर, तो आप जान लो कि इसके फोकल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि R1, R2, N 3 ही चीजें होती हैं जो लेंस के प्रकृति को निर्धारित करती हैं। तो इन तीनों चीजों में कोई चेंज नहीं आया है, इसलिए लेंस की फोकस दूरी बदलेगी नहीं। ये ऐसे ऐसे कट कर दिया, क्योंकि R1 भी वही, R2 भी वही, N भी वही। हाँ, एक बात यह है कि प्रकाश जितने एरिया पर इंटरेक्शन था उसका वो घट जाएगा, इसलिए इसकी तीव्रता प्रतिबिंब की घट के आती होगी। लेकिन एक दूसरा वे है कि आप ऐसे चाकू से काट दें तो क्या होगा जरा देखेंगे। यदि आप इसको उठा करके ऐसे कर और ये कट कर दें, ऐसे लंबा लंबा कट कर दें, तो आप क्या पाएंगे कि अब लेंस ऐसे हो गया, दूसरा कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि आपके R1 जो पहले कोई कर्वेचर था वो हो गया इनफाइनाइट और दूसरा केवल बचेगा। तो ऐसे सिचुएशन में 1/f बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/R2, यानी m तो नहीं बदला, लेकिन R1 R2 में से कुछ बदल गया, R1 R2 में से कुछ बदल गया, तो फोकस दूरी पक्का बदल जाएगी। तो इस केस में फोकल लेंथ नहीं बदलेगी, इस केस में फोकल लेंथ बदल जाएगी। वो आप कैलकुलेट करके हल कर लेंगे। हाँ, यदि ये बाई कॉन्वेक्स होते तो इनकी फोकस दूरी जितना, मान लीजिए इसका f था तो इसका बदल करके 2f होता। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर फिनिशिंग की तरफ ले चलते हैं। एक बार रिवीजन कर लें क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने। आज की जो हमारी क्लास थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, मैंने पहले भी बताया। लेंस मेकर्स फार्मूला आप जानते हो, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम लोग प्रयोग करते हैं और सिद्धांतों के आधार पर इसका जब हम उपयोग करके मानव हित में, मानवता के हित में कोई इक्विपमेंट बना लेते हैं तो उसी को हम आविष्कार कहते हैं, उसी को प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो ये लेंस प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल होने वाला ये सूत्र था, जिसके नाते हमने इसे लेंस मेकर्स फार्मूला कहा। 1/f इक्वल टू n-1 1/R1 माइनस 1/R2 ये आपने निकाला। फिर आपने ये भी निकाला कि लेंस का जो फोकल लेंथ है वो हमने पहले भी बताया था पावर पर सीधे डिपेंड करता है। तो आप कैसे कैसे बदल सकते हो, आप या तो n बदलोगे या फिर r बदलोगे। रंग पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में हो सकता है, जहां पर
आप लाइट कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कोई लैब में माइक्रोस्कोप में आप वायलेट कलर की लाइट उपयोग कर सकते हो, रेड कलर का अलग अलग कर सकते हो। परंतु जहाँ पर डेली लाइफ है, व्यवहारिक जीवन, वहाँ पर केवल एन और केवल कैपिटल आर से ही आपको एफ बदलना पड़ेगा। इसके लिए आपने पूरी स्टडी करी कि कैसे एफ आप बदलेंगे R1 R2 और एन के आधार पर। फिर अगली चीज थी कि लेंस की फोकल लेंथ सबसे ज्यादा वैक्यूम में या एयर में होती है। उसके बाद यदि लेंस के दोनों तरफ आप मीडियम बदल रहे हो तो माध्यम बदलने पर लेंस की फोकल लेंथ कैसे डिपेंड करती है, ये हमने सबसे बात की कि यदि आप लेंस के पदार्थ से कम अपवर्तनांक के किसी मीडियम में लेंस को रख दोगे तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, बराबर में रख दोगे तो वो समतल प्लेट की तरह कार्य करेगी। और यदि लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज़्यादा के अपवर्तनांक में लेंस को रखोगे तो वो अपना नेचर बदल लेगा, टेंडेंसी उसकी बदल जाएगी, यानी उत्तल अवतल की तरह और अवतल उत्तल की तरह कार्य करेगा। तो आज की ये बड़ी वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आपको निश्चित रूप से लेंस मेकर फार्मूला समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका लाभ मिल सके। इसे लाइक करें। आज की वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।